हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो पिछले वीडियो में पूछा गया था। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया था विच वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी इज। यहाँ पर पूछा गया था कि प्रेगनेंसी के टाइम पर कौन सा वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, हमें प्रेग्नेंट वुमन को एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रुबेला, ऑप्शन नंबर बी इज डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर सी इज टिटेनस एंड ऑप्शन नंबर डी इज हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर ए रुबेला। रुबेला वैक्सीन को हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डेफिशिएट सलाइवेशन इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि सलाइवा है उसमें डेफिशिएंसी हो जाए, सलाइवा की डेफिशिएंसी हो तो उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट is xerophthalmia, option number B is patilism, option number C is xerostomia and option number D is halitosis। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी xerostomia। जीरोस्टोमिया जो टर्म है ये हम यूज़ करते हैं यदि सलाइवा डिक्रीज हो रहा है, डेफिशिएंट ऑफ सलाइवेशन के लिए हम जीरोस्टोमिया टर्म को यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ डेसिडुअस टीथ इन चिल्ड्रन आर। यहाँ पर पूछा गया है कि चिल्ड्रन में डेसिडुअस टीथ कितने रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेसिडुअस टीथ को ही जो है टेम्पररी टीथ भी कहा जाता है जो तो यहाँ पर हमें बताना है कितने नंबर में जो है डेसिडुअस टीथ प्रेजेंट रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी इज 20, ऑप्शन नंबर सी इज 14 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 12। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 20 जो है डेसिडुअस टीथ या फिर हम इन्हें टेम्पोररी टीथ भी कह सकते हैं, 20 प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है चीफ सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट। यहाँ पर पूछा गया है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में चीफ सेल्स रहती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं इनमें से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज म्यूकस, ऑप्शन नंबर बी इज इंट्रिंसिक फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी इज पेप्सिनोजन एंड ऑप्शन नंबर डी इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी पेप्सिनोजन। पेप्सिन जो है ये चीफ सेल के द्वारा सिक्रीट होता है, वहीं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये पैराइटल सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है जो कि स्टमक में प्रेजेंट रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पेयर्स पैचेज आर प्रेजेंट इन। यहाँ पर पूछा गया है जो पेयर पैचेज हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज स्टमक, ऑप्शन नंबर सी इज इलियम, ऑप्शन नंबर बी इज जेजुनम, ऑप्शन नंबर डी इज डिओडेनम। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इलियम। इलियम में पेयर्स पैचेस प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं जो पेयर के पैचेस लाइक स्ट्रक्चर जो है ये इलियम वाले रीजन में हमें दिखाई देते हैं। पेयर पैचेस एनी ऑफ द नोड्यूल ऑफ लिम्फेटिक सेल्स दैट एग्रीगेट टू फॉर्म बंडल और पैचेस एंड ऑकर यूजुअली ऑन only in the lowest portion ileum of the small intestine। ये जो पेयर पैचेस हैं ये लिम्फेटिक सेल्स के नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जो कि क्या करते हैं अपना एक बंडल या पैचेस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला रीजन रहता है वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस इन ब्रेस्ट कैंसर इज। यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर में जो मोस्ट कॉमन साइट है मेटास्टेसिस की वो कौन सी रहेगी। ऑप्शन नंबर ए इज लंग्स, ऑप्शन नंबर बी इज लीवर, ऑप्शन नंबर सी इज बोन्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज ब्रेन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी बोन्स। बोन्स में जो है
मेटास्टेसिस होगा यदि ब्रेस्ट कैंसर, तो वो सबसे पहले बोन्स को अफेक्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रिकमेंडेड प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेग्नेंट वुमन को कितना प्रोटीन रिकमेंडेड किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज 60 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी इज 14 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी इज 32 ग्राम एंड ऑप्शन नंबर डी इज 40 ग्राम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 60 ग्राम। अकॉर्डिंग टू WHO 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है एक प्रेग्नेंट वुमन को हमें प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ नर्स इज कैरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ rheumatoid arthritis बेस्ड ऑन द क्लाइंट डायग्नोसिस द नर्स शुड रिव्यू द रिजल्ट ऑफ विच लेबोरेटरी टेस्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि एक नर्स हैं जो कि अपने rheumatoid arthritis वाले पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही हैं और पेशेंट के डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग जो उसका लेबोरेटरी टेस्ट आया है उसमें हम किस चीज़ को रिव्यू करेंगे। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज पैनक्रियाटिक लिपेज, ऑप्शन नंबर सी इज बेंस जोन्स प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 3 इज एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी एंड ऑप्शन नंबर 4 इज अल्कलाइन फॉस्फेट। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। जब हम र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट का जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस देख रहे हैं तो उसमें हम एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जो है इसे देखेंगे। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिटेक्शन टेस्ट है। इस टेस्ट में हम क्या देखते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ब्लड में प्रेजेंट हैं या नहीं है, उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। यदि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ब्लड में प्रेजेंट रहेंगी इसका मतलब ये है कि जो पेशेंट है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस भी क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसलिए हम पेशेंट का एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इज इंजरी टू रेडियल नर्व की इंजरी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज इंजरी टू अल्नर नर्व की इंजरी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व, जो मीडियन नर्व है उसमें कंप्रेशन होता है। डी इज कंप्रेशन ऑफ एक्सिलरी नर्व, या फिर जो एक्सिलरी नर्व होती है उसमें कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व। कार्पल टनल सिंड्रोम में जो मीडियल नर्व होती है उसमें कंप्रेशन हो जाता है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये जो येलो कलर से जो नर्व इंडिकेट हो रही है दैट इज मीडियन नर्व जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर से इंडिकेट हो रही है। तो यदि किसी भी कारण से इस मीडियन नर्व में क्या हो जाए, कंप्रेशन हो जाए, तो उसकी वजह से पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम हमें देखने को मिलेगा। कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है, जो पेशेंट के हैंड्स हैं उसमें नमनेस, टिंगलिंग, पेन सेंसेशन हमें देखने को मिलेगा हैंड और फोर आर्म में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सीरम अमाइलेज इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड टू असेस द फंक्शन ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है सीरम अमाइलेज जो टेस्ट है वो किस चीज़ के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए, असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर बी इज लीवर, ऑप्शन नंबर सी इज स्टमक एंड ऑप्शन नंबर डी इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए पैनक्रियाज। सीरम अमाइलेज जो है ये पैनक्रियाज में डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, पैनक्रियाज के फंक्शन को असेस करने के लिए। अमाइलेज क्या है, तो अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि सीरम अमाइलेज में किसी प्रकार का चेंजेस होगा तो वो इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को कोई भी पैनक्रियाज से रिलेटेड डिसीज हो रही है, सपोज पैनक्रियाटाइटिस या किसी भी प्रकार की जो डिसीज कंडीशन है वो पेशेंट में हो रही है, उसे असेस करने के लिए हम सीरम अमाइलेज टेस्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। यहाँ पर पूछा गया है नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने कब लॉन्च किया था। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 1955, ऑप्शन नंबर बी इज 1965, ऑप्शन नंबर सी इज 1975 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1985।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1955। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल जो है ये 1955 में लॉन्च किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्लैम्पशिया मीन्स, यहाँ पर हमें जो कंडीशन दी गई है उनमें से हमें डिफाइन करना है कि एक्लैम्पशिया इनमें से कौन सी कंडीशन को हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज प्री एक्लैम्पशिया प्लस कन्वल्शन, ऑप्शन नंबर बी इज हाइपरटेंशन प्लस डायबिटीज, ऑप्शन नंबर सी इज हाइपरटेंशन प्लस सीवियर अनीमिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज हाइपरटेंशन एंड एडीमा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्री एक्लैम्पशिया प्लस कन्वल्शन। प्री एक्लैम्पशिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है, साथ ही प्रोटीन यूरिया जो कंडीशन है यूरिन में प्रोटीन का प्रेजेंट होना, ये दोनों सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं प्री एक्लैम्पशिया वाली कंडीशन में। एंड कन्वल्शन, इन दोनों सिम्टम्स के साथ साथ यदि पेशेंट में कन्वल्शन की कंडीशन भी प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करती है एक्लैम्पशिया को। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री, हमारे इंडिया को पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया गया था। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 2011, ऑप्शन नंबर बी इज 2012, ऑप्शन नंबर सी इज 2013 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 2014। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी 2014। 2014 में हमारे इंडिया को पोलियो फ्री कंसीडर किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रीथिंग दैट इज नॉर्मल इन रेट एंड डेप्थ, यहाँ पर पूछा है कि यदि ब्रीथिंग जो है वो नॉर्मल रेट और डेप्थ में रहे तो उसके लिए हम इनमें से कौन सी टर्म यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज यूपनिया, ऑप्शन नंबर बी इज ब्रैडिप्निया, ऑप्शन नंबर सी इज टैकिप्निया एंड ऑप्शन नंबर डी इज एप्निया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए यूपनिया। यूपनिया टर्म हम यूज़ करते हैं यदि ब्रीथिंग रेट नॉर्मल है उस कंडीशन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द न्यूट्रिएंट दैट हेल्प्स इन टिश्यू रिपेयर इज, यहाँ पर पूछा गया है कि टिश्यू के रिपेयर के लिए कौन सा न्यूट्रिशनल सब्सटेंस हेल्पफुल रहता है। यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें से ऑप्शन नंबर ए इज कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी इज फैट, ऑप्शन नंबर सी इज प्रोटीन एंड ऑप्शन नंबर डी इज विटामिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है टिश्यू रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम इज, यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम के लिए। हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम ऐसी कंडीशन होती है जिसमें प्रेग्नेंट वुमन में मॉर्निंग सिकनेस और मॉर्निंग के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ऑप्शन नंबर बी इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ऑप्शन नंबर सी इज प्रोजेस्टेरॉन एंड ऑप्शन नंबर डी इज रिलैक्सिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम वाली कंडीशन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज स्कर्वी, यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी डिसीज कॉज होगी। ऑप्शन नंबर ए इज विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी इज विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी is vitamin D and option number D is vitamin C। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिसीज कॉज होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज टू, यहाँ पर पूछा गया इनमें से किडनी का क्या मेन फंक्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एलिमिनेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एलिमिनेट करना। ऑप्शन नंबर बी इज रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करना और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसे रिमूव करना। ऑप्शन नंबर सी इज मेटाबोलाइज विटामिन, या फिर विटामिन को मेटाबोलाइज करना। एंड ऑप्शन नंबर डी इज एलिमिनेट CO2, या फिर CO2 को एलिमिनेट करना।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। जो किडनी है ये वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से रिमूव करने का काम करती है और फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर पूछा गया है हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन से ऑर्गन में जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर बी इज एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी इज लीवर एंड ऑप्शन नंबर डी इज हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लीवर। लीवर में ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द फोल्ड्स फाउंड इन द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द एम्प्टी स्टमक। यहाँ पर पूछा गया है कि जो एम्प्टी स्टमक में म्यूकस लाइनिंग में जो फोल्ड्स प्रेजेंट रहते हैं वो फोल्ड्स को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज विलाई, ऑप्शन नंबर बी इज पॉलिप्स, ऑप्शन नंबर सी इज र्यूगाई एंड ऑप्शन नंबर डी इज सेल्स ऑफ लेडिंग्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, रुगाई। रुगाई कहा जाता है। यहाँ पर आप इमेजेस में भी देख सकते हैं जो एम्प्टी स्टमक रहता है उसमें इस तरीके के जो फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं और इन्हें रुगाई कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है When a fire occur in a patient's room, what would be the nurse's first priority? यहाँ पर पूछा गया यदि पेशेंट के रूम में फायर मतलब आग लग जाए तो नर्स की क्या फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, नर्स को क्या फर्स्ट एक्शन लेना चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रेस्क्यू द पेशेंट, पेशेंट को आप बचाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज एक्सटिंग्विश द फायर, आग को बुझाएंगे। ऑप्शन नंबर सी साउंड द अलार्म, या फिर आपको अलार्म ऑन करना है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज रन फॉर हेल्प, या फिर आप मदद के लिए दौड़ेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रेस्क्यू द पेशेंट्स। हमें सबसे पहले क्या करना है, यदि आग लग गई है वार्ड में तो हमें पहले पेशेंट को वहाँ से बाहर निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीक्वेंस जो में यदि आग लग जाए तो उसके लिए रेस जो वर्ड है इसे यूज़ किया जाएगा। इस सीक्वेंस में हमें जो भी एक्शन ले रहे हैं इस सीक्वेंस में लेना है। फर्स्ट वन इज आर रेफर्स टू रेस्क्यू, मतलब हमें पेशेंट को बचाना है। देन ए रेफर्स टू अलार्म, उसके बाद हमें क्या करना है, अलार्म को ऑन करना है। एंड सी रेफर्स टू कन्फाइन, मतलब हमें क्या करना है, आग और ज़्यादा ना बढ़े उसके लिए एक्शन लेना है। जैसे सपोज हम जो भी डोर्स एंड विंडोज़ हैं उन्हें क्लोज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ ई रेफर्स टू एक्सटिंग्विश, उसके बाद फिर हमें आग को बुझाने के लिए एक्शन लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है ड्यूरिंग अ फिजिकल असेसमेंट अ नर्स इंस्पेक्ट अ पेशेंट्स एब्डोमेन, व्हाट असेसमेंट टेक्निक वुड द नर्स परफॉर्म नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है फिजिकल असेसमेंट के टाइम एक नर्स जो है पेशेंट का एब्डोमेन इंस्पेक्ट कर रही है, इंस्पेक्शन कर चुकी हैं, उसके बाद उन्हें कौन सा नेक्स्ट स्टेप जो है परफॉर्म करना चाहिए असेसमेंट टेक्निक में। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज परकशन, ऑप्शन नंबर बी इज पाल्पेशन, ऑप्शन नंबर सी इज ऑस्कल्टेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज विच एवर इज मोर कंफर्टेबल फॉर पेशेंट, या फिर जो भी पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होगा उसे करना है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हम इंस्पेक्शन के बाद पेशेंट को कौन सा स्टेप करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।